दिल्ली में जेपी नड्डा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी वैन को हरी झंडी दिखाई। इसके जरिए संकल्प पत्र के लिए पार्टी लोगों से सुझाव हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आकांक्षा और सुझाव वैन को हरी झंडी दिखाई। वैन को रवाना करने के मकसद की बात करें तो विकसित भारत मोदी की गारंटी, पूरे देश में जाएगी मोदी की गारंटी वैन। हर लोकसभा क्षेत्र से गुजरेगी वैन, संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेगी। 1 करोड़ लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। नमो ऐप, मिस कॉल के जरिए सुझाव लिए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि जनता के सुझाव और आकांक्षा पर पार्टी संकल्प पत्र तैयार करेगी। इस विषय को लेकर के सारे देश भर में वीडियो वैन के माध्यम से 2024 के चुनाव के लिए अगले 5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखना है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद और जनता जनार्दन के सुझाव यह लेने का हम सब लोगों ने निर्णय किया है। तो हर तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन हो सके, हर तरीके से जनता जनार्दन की आकांक्षाएं हम तक पहुंचे और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2024 से अगले 5 वर्षों में उन आकांक्षाओं को हम पूरा करें और अमृत काल में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ लंबी छलांग लगाने के दृष्टि से हम उसको पूरा करें। संकल्प पत्र के लिए पार्टी बड़े स्तर पर जनता के बीच जा रही है और एक रणनीति के तहत पार्टी ऐसा करती है। जनता से संवाद, नेताओं के दौरों का सीधा फायदा चुनाव में मिलता है और इस बार तो पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य रखा है। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीतियों के तहत काम भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। गारंटी वैन का लक्ष्य क्या है? पीएम मोदी की गारंटी का जिक्र इसमें होगा। आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों का जिक्र इस गारंटी वैन में होगा। राम मंदिर के वादे को किस तरह से पूरा किया गया, उस बात का जिक्र होगा। बीजेपी अपने वादे जो पूरे किए गए हैं, जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, वो गिनवाएगी। जनता से बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो संवाद करेंगे, उनके सुझाव हासिल करेंगे। नाराजगी अगर है तो किस विषय पर है, कार्यकर्ता वो जानेंगे। संकल्प पत्र से आम लोगों को बीजेपी जोड़ेगी। मिस्ड कॉल के जरिए, ऐप के जरिए भी जनता से संवाद किया जाएगा। वही बात अब कांग्रेस की कर लेते हैं। एमपी कांग्रेस में जल्द नई टीम का ऐलान हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसके संकेत दिए हैं और इसका असर भी नजर आने लगा है। अगर ऐसा होता है तो ये भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का रोल क्या होगा। क्या एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव होने वाले हैं? क्या जीतू पटवारी की टीम में युवाओं को मौका मिलने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एमपी में नई टीम को लेकर जीतू पटवारी ने संकेत दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी में अनुशासन को लेकर भी सख्त दिखे। साथ ही जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर पार्टी के नेताओं को बाज आने को कहा है। जिसका जैसा जिसकी जिम्मेवारी है वो उसको वैसे निभाए, ये कैसे हो। और लोकसभा के चुनाव को लेकर एक केडर बेस्ड पार्टी, भविष्य को अगले चुनाव को लेकर एक केडर बेस्ड पार्टी कैसे बनाए, इसकी हम सबकी आज की नीड है, पार्टी की नीड है, आज के विपक्ष की नीड है, जरूरत है। इसमें सहयोग करें। मैं मानता हूं लोकसभा के चुनाव में अखबारों में आता है कि फलाचंद लड़ेंगे, फलाचंद नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने हर तरीके से एक्सरसाइज करके निर्णय लिया है, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नेता हो जिसको पार्टी संवाद योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है।
जीतू पटवारी के बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। अब जरा ग्वालियर में दिग्विजय सिंह के बयान को सुनिए। दिग्विजय सिंह ने गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरने को लेकर क्या कहा था। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल 2.25 साल मेरे पास और है, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। उधर जीतू पटवारी के बयान का असर भी दिखने लगा है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, साथ ही इस्तीफे की पेशकश की। के मिश्रा ने युवाओं को मौका देने की बात कही। इस बीच ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की तर्ज पर जल्द कर सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि एमपी कांग्रेस में क्या जल्द बदलाव होने वाले हैं? क्या पुराने नेताओं की जगह अब युवाओं को तरजीह मिलने वाली है? हालांकि ये बस सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल कांग्रेस ही दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो क्या बदलाव कांग्रेस संगठन के अंदर हो रहे हैं और सवाल क्या उठ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। तो जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी। 50% लोकसभा जो उम्मीदवार होंगे वो युवा होंगे। जीतू पटवारी ने नई टीम को लेकर भी संकेत दिया है। पुराने नेताओं को रिप्लेस करेगी युवा ब्रिगेड। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो दिग्गज कांग्रेस नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस के अंदर, उनकी भूमिका क्या होगी? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। उनका रोल क्या रहेगा? और अगर दिग्गजों को साइड करके युवा ब्रिगेड को आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसे में जो नाराजगी होगी उससे निपटने के लिए जीतू पटवारी के पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं सिंधिया समर्थक इमरती देवी की। जी हां, जिनका दर्द एक बार फिर उनकी जुबान पर आ गया है। यही नहीं, इमरती देवी ने दुश्मनों पर चुनाव हराने के आरोप लगाए। अब सवाल यह है कि इमरती देवी के दुश्मन कौन है? साथ ही अब इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली कट्टर सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक बार फिर से दर्द छलक उठा है। इमरती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर विधानसभा चुनाव में हराने के आरोप लगाए और ये भी कहा कि ईश्वर ऐसे लोगों को निपटा देता है। आप तो जानते हो मेरी जीत का, दुश्मन पीछे पड़ जाते तो हार जाते, ना तो मैं पहले 18 में 62,000 से हारी थी और जीती थी। और अब बार उनने टिकट दिया है मुझे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से 51,000 वोट और ज्यादा बढ़ाए हैं। तो दुश्मनों से क्या दुश्मनी मानते हैं कि आप जो दुश्मनी में आप लोग आपको हराने की कोशिश की जाती है, आपको ही कोशिश की जाती है? भैया वो तो सब भगवान निपटा देते हैं। उधर इमरती के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इमरती को दुश्मनों के नाम बताने की अपील की और डोरे डालने की कोशिश भी कर डाली। कहीं ना कहीं इस बात को इमरती देवी जी भी स्वीकारती होंगी और मैं भी स्वीकारता हूं कि उनके डीएनए में तो कांग्रेस पार्टी है। तो जिसके डीएनए में और विचारों में कांग्रेस का रक्त संचालित हो रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी क्यों मदद करेगी? मैं तो इमरती बहन जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने नेता ज्योतिरादित्य जी से बिना पूछे उन पांडवों के नाम बताएं जिन्होंने लोकतंत्र का हरण करते हुए इमरती जी को हराया है। देखिए, कांग्रेस और उनके नेता आज भी सिंधिया जी के फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आए हमेशा ये इस तरह की बातें करते रहते हैं कि सिंधिया जी से पूछना चाहिए कि पांडव कौन थे, किसने हरण कर लिया। मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। और जो हमारी नेता आदरणीय इमरती देवी जी ने कहा है कि निश्चित रूप से जब हम चुनाव में जाते हैं तो जो हमारा विपक्षी दल होता है वो दुश्मन की तरह काम करता है। इमरती देवी को लगातार 2 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। गाहे बगाहे उनका दर्द छलक ही उठता है और इस बार तो उन्होंने दुश्मन का जिक्र किया है। अब सवाल यह कि इमरती देवी किस पर निशाना साध रही हैं। उधर इमरती के बयान के बहाने कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
तो इमरती देवी के दुश्मन कौन है, सवाल ये है। उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में इमरती देवी को हार मिली, 2 लगातार हार मिली है। उसके बाद इमरती देवी का दर्द छलका। साल 2008 में इमरती देवी पहली बार विधायक चुनी गई थी। साल 2013, 2018 इन चुनावों में बड़ी जीत हासिल इमरती देवी ने की और साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गई थी, इसलिए उन्हें सिंधिया की कट्टर समर्थक कहा जाता है। और अब बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। तो केरल के वायनाड में पेच फंस गया है। केरल के वायनाड में सीपीआई और कांग्रेस के बीच पेच फंसने से सीपीआई ने वायनाड से एनी राजा को उम्मीदवार बना दिया है। वायनाड से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे राहुल गांधी। तो 2019 में अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। अमेठी में हार मिली थी। वायनाड से सांसद चुनकर पहुंचे थे राहुल गांधी। और बात पाकिस्तान की, जिसमें एक ड्रेस की वजह से एक महिला की जान जाते जाते बची। मामला लाहौर का है, जहां एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। क्या हुआ था, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने इसे कोई बात नहीं की, मैंने इसे पाकिस्तान में एक महिला की ड्रेस उसकी जान पर बनाई। दरअसल महिला ने अरबी में लिखे शब्दों के डिजाइन वाला एक ड्रेस पहन रखा था और वही ड्रेस पहनकर वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकली। बाजार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस महिला को घेर लिया। उन्होंने महिला के ड्रेस पर लिखे शब्दों को कुरान की आयतें समझ लिया। इसके बाद भीड़ महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगी। ये इस औरत ने कुरान को ये इस्लाम धर्म का मजाक है। महिला ने ईश निंदा की है, जिसके लिए उसे मौत की सजा देनी चाहिए। जान बचाने के लिए महिला और उसके पति एक दुकान में चले गए, लेकिन भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की इस टीम में खुद महिला एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी भी शामिल थी। उन्होंने महिला को भीड़ से बचाया और सुरक्षित थाने ले आई। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। हालांकि मामला शांत होने के बाद पीड़ित महिला ने मौलवियों के सामने माफी मांगी। साथ ही कहा कि उसका इरादा किसी को नाराज करना नहीं था और आगे से वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगी। मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। पुलिस ने अरबी में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए मौलवी को थाने में बुलाया और उन्होंने बताया कि इस ड्रेस में कहीं भी कुरान की आयतें नहीं लिखी गई हैं। इधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुलिस के आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने महिला को बचाने के लिए एएसपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक महिला को हिंसक भीड़ से बचाने के लिए एएसपी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस काम के लिए पंजाब पुलिस ने प्रतिष्ठित कायदे आजम पुलिस मेडल के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। ये पाकिस्तान के पुलिस विभाग में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अब उस ड्रेस के बारे में भी जान लीजिए जिसे पहनने से महिला की जान पर बनाई। दरअसल जिस ड्रेस को महिला ने पहना था उसे सऊदी अरब में 2022 में रमजान के दौरान लॉन्च किया गया था। इस तस्वीर को शालिक रियाद नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। उसमें कैप्शन में लिखा था कि रमजान 2022 का सबसे अच्छा कलेक्शन आ गया है। लेकिन इस ड्रेस से अब पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
90 के दशक का वो दौर जब पॉप म्यूजिक की रंगत जमा हो रही थी।